अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। अमेरिका में कई राज्यों में मतगणना हो रही है। ट्रंप ने बनाई कमला हैरिस पर शुरुआती बढ़त। इंडियाना और केंटकी में ट्रंप ने बाजी मारी है, तो वहीं वर्मोंट में कमला हैरिस को जीत मिली है। स्विंग स्टेट जॉर्जिया में ट्रंप को बढ़त मिली है। वेस्ट वर्जीनिया में भी ट्रंप को जीत मिली है। स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में कमला हैरिस को बढ़त मिली है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। ट्रंप या कमला हैरिस को 270 सीटें जीतना जरूरी है। बता दें आपको, यूएस में राष्ट्रपति चुनाव कमला ट्रंप में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका का रिमोट किसके हाथ में आता है। स्विंग स्टेट की बात की जाए तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। वेस्ट वर्जीनिया में भी ट्रंप को जीत मिली है। स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में भी जो मतगणना है वो चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूएस राष्ट्रपति चुनाव कमला ट्रंप में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप 214 सीट पर आगे चल रही हैं। रुझानों में कमला 179 सीट पर आगे चल रही हैं। कमला हैरिस की न्यूयॉर्क, कोलोराडो में जीत, मिसौरी, फ्लोरिडा, ओक्लाहोमा में ट्रंप की जीत मानी जा रही है, तो वहीं वायोमिंग में डोनाल्ड ट्रंप की जीत मानी जा रही है। बता दें आपको, कड़ी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन अभी भी फाइनल नतीजे आना बाकी है। ऐसे में देखना होगा जब मतगणना का अंतिम दौर होगा उस समय किसको जीत हासिल होती हुई नजर आती है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। स्विंग स्टेट की बात करें तो स्विंग स्टेट का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है अमेरिकी चुनाव में। ऐसे में स्विंग स्टेट में ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। तो कमला हैरिस की न्यूयॉर्क में बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। जॉर्जिया की बात करें तो मंगलवार शाम 7 बजे नतीजे आएंगे। स्विंग स्टेट के नतीजे बता रहे हैं कि कब तक आएंगे। नॉर्थ कैरोलिना में मंगलवार शाम 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है। मिशिगन की बात करेंगे, मंगलवार शाम 8 बजे तक नतीजे सभी के सामने होंगे। वहीं पेंसिल्वेनिया में मंगलवार शाम 8 बजे का समय, जब सभी के सामने तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बात करेंगे विस्कॉन्सिन की, तो वहां मंगलवार शाम 8 बजे का समय बताया जा रहा है कि नतीजे आ जाएंगे। एरिज़ोना मंगलवार शाम 8 बजे का वहां भी समय बताया जा रहा है। इसके अलावा नेवादा की बात करेंगे, मंगलवार शाम 7 बजे तक। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है चुनाव में? इलेक्टोरल कॉलेज की भूमिका सबसे अहम होती है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मोहम्मद मेजर अली शाह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर TPS त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। दिनेश शर्मा जी, क्योंकि जो चुनाव के नतीजे हैं उन्हें आने में वक्त है, लेकिन मतगणना जैसे कि चल रही है और तस्वीरें भी सभी के सामने हैं, ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है, अंतिम दौर की जब मतगणना होगी तो कौन आगे बढ़त बनाते हुए नजर आएगा? देखिए, मुझको पहले से ही ये बात एहसास रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका की पसंद है, और दूसरी बात भारत की पसंद है। ये एक, यद्यपि ये एक अलग इशू है, लेकिन ट्रंप इस इलेक्शन के अंदर अपनी बढ़त नहीं बल्कि जीतते नजर आ रहे हैं। उनका निर्वाचित होना लगभग तय है जी। और दूसरा इसका पक्ष ये है कि अगर मैं कहूं तो ट्रंप भारत के दोस्त हैं, जबकि कमला हैरिस भारत के लिए, कमला हैरिस का जीतना भारत के लिए अच्छा नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कश्मीर के ऊपर कमला हैरिस ने बहुत विवादास्पद बयान दिए। उन्होंने बहुत क्या मतलब एक तरह से नेगेटिव भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त वो भारत समर्थक नहीं रही हैं। उन्होंने ये कभी सिद्ध नहीं किया कि यद्यपि आप आधा भारतीय हैं और आधा आप अमेरिकन हैं, तो ऐसा, लेकिन जितने अमेरिकन हमारे सपोर्ट में खड़े हुए, कमला हैरिस ने वो भूमिका नहीं निभाई। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि कमला हैरिस अगर पराजित हो रही हैं तो ये इसको प्रशंसनीय है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए।
बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि अभी भी तस्वीरें साफ होने में वक्त है। हालांकि जैसा कि आपने भी बताया कि ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं और देखना होगा किसके पाले में अमेरिका का रिमोट जाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो किस तरीके से दुनिया पर असर पड़ेगा और भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके के होने वाले हैं? क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप का कार्यकाल हम देख चुके हैं, भारत और अमेरिका के रिश्ते उस समय तो बेहतर थे, लेकिन अब की बात की जाए तो कैसी तस्वीरें नजर आएंगी अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हम सब जानते हैं कि इनकी दोस्ती हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब से बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती है। तो जाहिर सी बात है कि हालांकि जो भी प्रेसिडेंट होगा वो अपने राष्ट्र के ही हित में अपनी पॉलिसी अपने मुताबिक चलेगा, लेकिन जब दोस्ती होती है एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक ठीक है, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि आप उसके मुताबिक आप चलेंगे। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है कि ये जो मिडल ईस्ट में जो जंग हो रही है, ये इजराइल और हमास और गाजा पट्टी और लेबनान, ईरान, हो सकता है कि ये इसमें एक तब्दीली ला जा चुके हैं कि ये वॉर शायद रुक जाए। तो मगर मेन जो आपका जो सवाल है कि हिंदुस्तान के साथ क्या तब्दीली होगी, जी हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मानते हैं कि हिंदुस्तान के ये दोस्त हैं। तो हालांकि कमला हैरिस हिंदुस्तान की ओरिजिन की हैं, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि क्योंकि वो हिंदुस्तान की ओरिजिन की हैं तो जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में वो केवल इसी की वजह से ही उनको वोट देगा। कई जब वोट देते हैं तो कई सारी चीजें दिमाग में रखी जाती हैं, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, आगे के उनके हित में वहां पर क्या होगा, इस तरीके से। तो जी हाँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर अभी हालांकि काफी नेक टू नेक फाइट चल रही है, अक्टूबर में प्री पोल्स बाय पोल्स हुए, अभी कुछ टाइम पहले हुए और अभी हुए, तो अभी देखिए बहुत कट टू कट मुकाबला चल रहा है, बहुत ही ज्यादा कट टू कट। तो अभी फिलहाल इट्स लिटिल प्रीमेच्योर, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपको बताया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं तो वो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के करीबी हैं, अगर कमला हैरिस चुनी जाती हैं तो वो पहली महिला होंगी जो इंडियन ओरिजिन की खासतौर से वहां पर होंगी अमेरिका में। तो ये बहुत ही ज्यादा एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है। आज की तारीख में ईरान में देखा हमने, प्रोटेस्ट हुए थे हिजाब को लेकर, अभी 2-1 दिन पहले एक लेडी ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया है ईरान की यूनिवर्सिटी में। तो ये दोनों तरफ से हिंदुस्तान के रिश्ते अमेरिका से। लेकिन सर, अगर कमला हैरिस चुनी जाती है राष्ट्रपति तो क्या भारत को उस तरीके से फायदा मिलेगा जिस तरीके से अभी तक मिलता हुआ आया है? क्योंकि ट्रंप काल में भी हमने देखा था कि उस समय भी फायदा मिला था भारत को और जो बाइडेन राष्ट्रपति रही हैं तब भी फायदा मिला है, लेकिन उपराष्ट्रपति रहते हुए कमला हैरिस ने एक बार भी भारत का दौरा नहीं किया है। तो क्या लग रहा है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो क्या भारत को उस तरीके से फायदा मिलेगा, भले ही वो भारतीय मूल की हो? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या है आपको समझाता हूं मैं। देखिए अगर मैं भारतीय हूं, भारतीय ओरिजिन का हूं और अगर अमेरिका या किसी अन्य विदेश में हूं तो मेरे को बहुत ही थिन रोप वॉक करनी पड़ेगी, ये देख के कि अगर मैं हिंदुस्तान के हित में कुछ अगर फायदा देता हूं तो मैं अक्यूज, तो मेरे पे बहुत उंगलियां उठेंगी, बहुत लोग अक्यूज करेंगे मेरे को कि भाई आपने क्योंकि आप हिंदुस्तानी ओरिजिन के हो तो इसलिए आपने ये किया है और आपने जिस देश की आप अभी सर्विस दे रहे हो आपने वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ये एक फैक्टर जरूर रहता है दिमाग में। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हो सकता है कि वो एडवांटेज हिंदुस्तान को ना मिले अगर कमला हैरिस चुनी जाती हैं तो। और अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं, उनके पास वो ब्लॉन्ड है, उनको तो कोई परवाही नहीं है, उनकी यहाँ दोस्ती है, तो वो बिल्कुल अपफ्रंट होके दोस्ती करेंगे, भाई हाँ ये है, तो वो बिल्कुल आउट आके बिल्कुल अब क्या कहते हैं उसको कि वो अभी शब्द दिमाग में नहीं आ रहा मेरे को, उर्दू में शब्द है वो जी। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वैसे एक बात और है कि चाहे कमला हैरिस चुनी जाए चाहे डोनाल्ड ट्रंप चुने जाए, तकरीबन हिंदुस्तान के रिश्तों में इतना कुछ खास मैं नहीं देखता कि कुछ प्रभाव के नुकसान होगा कहीं पे। हिंदुस्तान के अच्छे संबंध फिर भी रहेंगे। और जैसे कि जो बाइडेन के साथ में थे, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने तो निकल गए, वो तो स्टेप डाउन हो गए, अब वाइस प्रेसिडेंट की जगह बनाई है कि आप खड़े हुई है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो
अब जो बाइडेन की जो गलतियां हुई थी वो इनके सर में आएंगी, जी। और जो बाइडेन ने जो हिंदुस्तान के पक्ष में के हित में जो फेवरिंग जो निर्णय लिए थे, ये भी एक तरीके से पास ऑन होंगे इनको भी। तो हिंदुस्तान के रिश्तों में मैं देख नहीं रहा कुछ ज्यादा तब्दीली आएगी वैसे। जी। टीपीएस त्यागी जी से भी पूछ लेते हैं कि किसके राष्ट्रपति बनने पर फायदा होगा और किसके राष्ट्रपति बनने पर नुकसान होगा। सर देखिए माधुरी जी, पहली बात तो ये कि ट्रंप बने या कमला जी, अमेरिका की पॉलिसी में उनको बदलने का ज्यादा से ज्यादा 5% अधिकार होता है। बाकी 95% अमेरिका की पॉलिसी अमेरिका की डीप स्टेट तय करती है। अब वो डीप स्टेट क्या है, उसमें उनका CIA है, FBI है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, वगैरह वगैरह। अब जो डीप स्टेट है उसके लिए भारत को इम्पोर्टेंस देना इसलिए आवश्यक है कि चीन को काउंटर करने के लिए और कोई दूसरा देश इतना सक्षम नहीं है। लेकिन उसके लिए भारत को डिस्टेबलाइज करना भी उतना ही आवश्यक है। कारण ये कि भारत की जिस तरह से GDP बढ़ रही है, जिस तरह से इज्जत बढ़ रही है, तो वहां की डीप स्टेट ये सोचने लगी है कि आने वाले समय में फ्यूचर में हमारा चाइना तो प्रतिद्वंदी है ही, हिंदुस्तान भी प्रतिद्वंदी हो जाएगा। लिहाजा इसको टेंटर हुक्स के ऊपर रखिए, चाहे जो अब इनको डॉट्स हैं जिन्हें आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो कनाडा में हुआ, जो हमारे हवाई जहाज के अंदर बम की धमकी दी जा रही है, जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने अमेरिका में बयान दिया है, ये वो सब डॉट हैं जिन्हें आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका की बैप्टिस्ट चर्च और उस डीप स्टेट के इशारे पर है। मगर अब आते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं तो वैसे तो स्लाइटली ही इज बेटर देन कमला हैरिस। कारण पहला कारण नहीं, मुझे सुन लीजिए मैडम। पहला कारण है कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला बयान दिया कि मैं ऑल ओवर ग्लोबल हिंदुओं को प्रोटेक्शन में काम करूंगा। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बयान दिया कि मैं इंडिया के साथ रिश्ते मजबूत करूंगा। और हम इतने सेल्फिश भी नहीं है, हम उस प्रेसिडेंट को चाहेंगे जिसने ये कह दिया कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये अपनी GDP का 2% अगर नहीं देंगी तो नेटो में हम इनकी मदद नहीं करेंगे और हम रशिया से कह देंगे कि इन पे अटैक कीजिए या इनके ऊपर जो एक्शन लेना चाहते हैं वो लीजिए। यानी कि जो आज की तारीख में वार मॉन्गर्स हैं उनके ऊपर शिकंजा रखने का मतलब ये हुआ। और जो उन्होंने कहा है कि मैं रूस और यूक्रेन युद्ध को बंद करा दूंगा, और कमला हैरिस ने उल्टा कहा है, उन्होंने कहा कि हम तो यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे, सपोर्ट देते रहेंगे, यानी कि जितना बर्बाद हो गया वो और बर्बाद करते रहेंगे। तो इफ यू लुक एट इट, ही हैज गॉट a constructive role. Similarly, in North Korea also, he says कि मैं पहले किम जोंग से 3 दफा मिल चुका हूँ, मैं नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल कर लूंगा। तो एंड बिकॉज ही हैज बीन ए बिजनेसमैन, ही हैज बीन डूइंग डील, और जो डील करते हैं वो वार मॉन्गर नहीं होते, और दुनिया को आवश्यकता जो है वो पीस की है। यानी कि फ्रॉम द व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रॉम द व्यू ऑफ इंडिया ही इज ए बेटर कैंडिडेट। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो राइटिस्ट है, नेशनलिस्ट है, सिंगल विचारधारा का है, दृढ़ है, लिहाजा एक अच्छा खासा वर्ग उसके अगेंस्ट हो सकता है। मगर उस अगेंस्ट में भी एक पॉइंट आता है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जो इलीगली वहां चले गए थे उन्हें कमला हैरिस ने एक हवाई जहाज में भर के वापस हिंदुस्तान भेज दिया। कम से कम ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे। तो आई कंसीडर कि अगर ट्रंप जीतते हैं इट विल बी, हालांकि इसे यूं समझ लीजिए कि अगर 2 चीज बुरी है तो उसमें से जो कम बुरी है उसी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसा हिंदुस्तान में होता है। क्या आप किसी भी हिंदुस्तान की पार्टी को अच्छा कह सकते हैं? लेकिन हम जो कम होता है उसकी तरफ जाते हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ द ट्रम्प विंस, इट इज बेटर, इट इज एडवांटेज इंडिया।
बिल्कुल देखना होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं राष्ट्रपति तो किस तरीके से असर पड़ेगा दुनिया पर, और जो ये युद्ध चल रहा है उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। दिनेश जी, अगर हम सर्वे की बात करें तो जब हमने पहला सर्वे देखा था उस समय हमने देखा था कि कमला हैरिस बहुत ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आई थी। उसके बाद जब दूसरा सर्वे सामने आया तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं था डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में। तो ऐसा क्या बदला उस दौरान और किस तरीके की डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति रही कि इतना बदलाव देखने को मिल गया? देखिए, पूरी दुनिया भर में आजकल सर्वों पर लोगों का यकीन उठता जा रहा है। मतदाता के मन का पता नहीं चल रहा है कि वो क्या सोचता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि अब इलेक्शन हो चुका है, 9:30 बजे काउंटिंग वो था, मतदान था, खत्म हो चुका है। इस समय वोटों की गिनती चल रही है और उस रुझान में और जिस प्रकार से भी ट्रंप आगे चल रहे हैं, अभी मैं टीपीएस रावत जी से मैं अपने को जोड़ते हुए जो उन्होंने बोला है मैं उससे लिंक करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं। जॉन एडम्स ने बात कही थी कि मैं केवल इस बात से चिंतित हूं कि प्रभु इस व्हाइट हाउस में हमेशा ईमानदार और एक कुशल शासनकर्ता ही शासन करे। ये उन्होंने अपनी बात कही थी अपनी आत्मकथा के अंदर लिखते हुए। तो आज की तारीख में हमें उम्मीद इसलिए की जा रही है इस बात की कि एक डोनाल्ड साहब जो है वो बिजनेसमैन है और वो बिजनेस के दृष्टिकोण से भी सोचते हैं और प्रशासन और विदेश नीति के दृष्टिकोण से भी उनके व्यू आते रहते हैं। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे विरोध में कभी नहीं गए, उन्होंने भारत को समझा। हालांकि उनका भारत के अंदर बिजनेस भी है, मुंबई में उनका बिजनेस भी है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय जो देश में विश्व समुदाय में जो भारत की विदेश नीति की सराहना की जा रही है, जो एक दबाव महसूस किया जा रहा है, जो विश्व समुदाय अपने दृष्टिकोण को भारत के प्रति समझने की कोशिश कर रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा भारी योगदान होगा। क्योंकि हमें मालूम है कि अंततः विश्व के अंदर अमेरिका ही शक्तिशाली है और वहां की नीति हमेशा एक सी रहती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, जैसे कि टीपी सिंह रावत साहब ने कही बात ये। जी दिनेश जी, क्योंकि आपने यहाँ पर एक बात कही है, मैं आपको रोकना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन भी हैं और उस हिसाब से भी सोचते हैं, और हमने आर्थिक फैसले भी उनके देखे हैं कि कड़ा रुख अपनाते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए जब आर्थिक फैसलों की, तो उस समय भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहेंगे? क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हित में रहते हुए फैसले लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या लग रहा है उस समय क्या बात बिगड़ सकती है जब व्यापारिक संबंधों की बात आएगी? तो नहीं जी, हमने कहा कि उनके दो पक्ष हैं, एक उनका ब्रेन बिजनेसमैन का है और एक उनका ब्रेन शासनकर्ता का है। जी। भारत एक ऐसा देश है जिसकी कि अमेरिका को हमेशा आवश्यकता है और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। उन्होंने जो पिछले शासन में भारत के साथ व्यवहार किया, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़े हुए विषय हो, आतंकवाद से जुड़े हुए विषय हो, उन्होंने उन पर बहुत खुलकर बोला। ये डोनाल्ड ट्रंप की विशेषता है कि वो जब बोलते हैं तो वो अंतर्मन का सामने आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। भारत के लोग इनके प्रति इनके शासन को देख चुके हैं, जबकि कमला हैरिस का अनुभव आपने अभी कहा ना कि वो उपराष्ट्रपति रही, एक बार भी भारत नहीं आई वो जी है। तो भारत क्या चाहता है? एक्चुअली ये भावना प्रधानता से काम नहीं चलता है, काम डिसीजन लेने से चलता है। देश के सामने, विश्व के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। गाजा वाला मामला हमारे सामने है, हमारे सामने अभी ईरान वाला मामला है और हमारे सामने अभी आपका यूक्रेन वाला इश्यू है। तो हम ये समझते हैं कि ट्रंप इसके अंदर बहुत सावधानी से और भारत के हितों को देखकर काम करेंगे, क्योंकि हमारे इन देशों से भी अच्छे रिश्ते हैं। हम एक फंसे हुए देश हैं, हम ईरान के साथ भी खड़े हैं और हम इजराइल, हम उसके फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हैं, हम यूक्रेन के साथ भी खड़े हैं, जबकि यूक्रेन ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। यूक्रेन ने हमको यूरेनियम देने से मना कर दिया और उसने जो 370 धारा थी उसके ऊपर यूक्रेन ने हमारे विरोध में बोला था यूक्रेन। तो कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है का हमको देश को समर्थन मिलेगा। हमारे दो माननीय रक्षा विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी है
इन्होंने देखा है कि वहां पर किस किस प्रकार का विदेशों में भारत के साथ व्यवहार होता है। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं सुनूं कि ये इनके और क्या विचार है। मेरे तो विचार ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए जिंदाबाद। बिल्कुल देखना होगा कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए किस तरीके के साबित होते हैं, किस तरीके से भारत को फायदा पहुंचाएंगे और आने वाले समय में कितने अच्छे संबंध साबित होते हैं अमेरिका और भारत के अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो। मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और स्थितियों को बेहतर समझते हैं, जैसे कि आपने बोला कि रूस और यूक्रेन में जो वॉर छिड़ी हुई है, युद्ध चल रहा है, उसको रोकने का प्रयास हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं। लेकिन अगर हम स्थिति देखें, चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो, स्थिति बेहद ही खराब है। तो रुकने के आसार या फिर युद्ध में स्थिति जो है वो बेहतर होने के आसार, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि अभी स्थिति बेहद खराब है, चाहे वो रूस यूक्रेन हो या फिर मिडिल ईस्ट हो। जी देखिए, अमेरिका पे हमेशा ये इल्जाम तोहमत लगी है कि उन्होंने हमेशा आग में घी डालने का काम किया है, कभी कोई जंग को रुकावा नहीं दिया है, उसको बंद नहीं कराया है, क्योंकि इसमें कई वजह हैं। एक वजह मैं बताऊंगा कि जो कि हथियारों के बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केट एक्चुअली अमेरिका में है, एक वजह वो भी है और कई कई और वजह हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि चाहे रूस और यूक्रेन की युद्ध हो, चाहे इजराइल में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, इजराइल, ईरान, लेबनान, हमास, हिजबुल्लाह, चाहे कहीं पे भी जंग हो, वो एक लगाम जरूर लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। और जितने भी वॉर मॉन्गर्स हैं वहां पे, उनके लिए वो नहीं होगा वहां पे इस तरीके से। तो ये एक तरीके से अच्छी बात है। और अगर फेयर रहें और बैलेंस रहें और बोले कि कमला हैरिस, क्योंकि अभी क्या है कि वोटिंग हो चुकी है, जो होना था हो चुका है, द एरो हैज बीन शॉट, अभी गिनती बाकी है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप, कल तक ये था कि कमला हैरिस जीत रही हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, फिर कमला हैरिस जीत रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। अभी गिनती के शुरुआत में क्या हो रहा है कि जैसे कि अभी हमारे फेरो पैनल से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अभी आगे निकल रहे हैं, हो सकता है कि बाद में कुछ टाइम के बाद और कोई और आगे निकले। जब तक फाइनल नहीं हो जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब कि ये माना जाए कि अभी भी स्थिति बदल सकती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं तो ये मानना अभी जल्दबाजी होगी कि वही राष्ट्रपति बनेंगे। करेक्ट करेक्ट। इस ओवल ऑफिस में कौन बैठेगा ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी इसमें। जी जी बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, जैसा कि आपने बताया कि देखना होगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा कौन आगे होता जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। टीपीएस त्यागी जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूक्रेन रूस की बात हो या फिर मिडिल ईस्ट की बात हो, जाहिर सी बात है एक अमेरिका रोल निभाता है। मिडिल ईस्ट में भी हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पर हस्तक्षेप और एक सपोर्ट इसराइल को देता हुआ नजर आया है। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो क्या उसी तरीके का सपोर्ट इसराइल को मिलेगा? पहले ही कह दिया है कि इजराइल को बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा और यूक्रेन को सपोर्ट नहीं मिलेगा। नाउ इस किस्म की क्लैरिटी दूसरे पक्ष में नहीं है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। हम बजाय दुनिया के पहले हिंदुस्तान की बात करें, आपने जोगम का नाम सुना है? अमेरिका की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। वो एक जोगम देश बनाना चाहते हैं। उस जोगम देश के अंदर वो हिंदुस्तान के मिजोरम और मणिपुर के कुकी क्षेत्र को रखना चाहते हैं, बांग्लादेश के चिटगांव डिवीजन को रखना चाहते हैं और म्यांमार के साइंगांग डिवीजन को रखना चाहते हैं। इन तीनों को मिला के एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं। और चूंकि इसके लिए एक आइलैंड को देने की इजाजत बांग्लादेश की पुरानी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को नहीं दी थी, इसलिए उसका तख्ता पलट करवा दिया। यानी अब अगर हिंदुस्तान इसके खिलाफ करेगा और चूंकि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, तो क्या वो हिंदुस्तान के साथ रहेगा? मेरा कहना यह है कि किसी के ऊपर भी हम ये नहीं कह सकते कि ट्रंप या कमला हैरिस, ये दोनों के पास तो लिमिटेड क्षेत्र है, क्योंकि पॉलिसी डिसाइड करने वाले ये नहीं है, पॉलिसी डिसाइड करने वाले डीप स्टेट है। दुनिया को समझाने की जरूरत ये है कि जब पुतिन और शी जिनपिंग मिले थे बीजिंग में, तो उन्होंने कहा था कि कुछ महीने पहले की बात है कि आज से
हम न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। इसका क्या मतलब था? यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जब रूस और चाइना हाथ मिला रहे हैं तो उन्होंने महसूस किया कि बगैर हिंदुस्तान के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो नहीं सकता। यही कारण था कि जब ब्रिक्स की समिट हुई तो उसमें सुबह को ही जाने से पहले चाइना के प्रेसिडेंट को ये कहना पड़ा कि हमारे बॉर्डर इशू को सुलझा लिया जाएगा, और ये हुआ। यानी हमको इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, अमेरिका में या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में? नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो डिबेट होनी चाहिए, वो इस बात पे, क्योंकि अमेरिका की पोजीशन क्या है? जब दो देश आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, अमेरिका जाके उन्हें समझाता है, तब उनमें मारपीट शुरू होती है, गाली गलौज, गोली चलती है। उसके लिए हथियार चाहिए, हथियार अमेरिका से आते हैं, लड़ते देश रहते हैं, फायदा अमेरिका का होता रहता है। ये पॉलिसी अमेरिका की आज से नहीं, दुनिया में हर जगह से है, मगर मजबूरी है, क्योंकि न पूछो क्या गुजरती है किसी मजबूर के दिल पर, किसी जो बेरहम को मेहरबान कहना ही पड़ता है। अन्यथा अमेरिका की ये सिचुएशन पूरी दुनिया में है। हमें तो अब ये सोचना है कि कैन देयर बी एन अल्टरनेटिव। ये जो डॉलर की दादागिरी है, इसको खत्म करने के लिए ही ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, इसीलिए उसका एक्सपेंशन किया था, इसीलिए उसमें ईरान और इजिप्ट और इथियोपिया को ऐड किया था, इसीलिए उसमें सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना को मिलाने की कवायद चल रही है। सो दिस इज ऑल बिकॉज नाउ द इंडिया हैज टू थिंक ऑफ टू थिंग्स। जी बिल्कुल सर, आप स्थितियों को बेहतर समझते हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और आपको पता है कि किस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां यूएस राष्ट्रपति चुनाव, कमला ट्रंप में टक्कर देखी जा रही है। कमला हैरिस की कोलोराडो में जीत, कमला हैरिस की वॉशिंगटन डीसी में जीत। रुझानों में कमला हैरिस से आगे हैं ट्रंप। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां यूएस में राष्ट्रपति चुनाव है, मतगणना चल रही है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आगे चल रही हैं। कमला हैरिस की बात की जाए तो वॉशिंगटन डीसी में जीत मानी जा रही है, लेकिन देखना होगा जब मतगणना अंतिम दौर में होगी तो कौन बढ़त बनाता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर स्विंग स्टेट की बात करें तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं, और अमेरिका के चुनाव में स्विंग स्टेट का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। और अभी तक की बात करें तो कोलोराडो में कमला हैरिस आगे चल रही है, वॉशिंगटन डीसी में भी कमला हैरिस की जीत है, और रुझानों में कमला हैरिस से ट्रंप आगे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिनेश जी, क्योंकि देखिए रुझानों में अभी भी ट्रंप आगे ही चल रही हैं, लेकिन अभी भी अंतिम दौर का ही इंतजार है कि अंतिम दौर की मतगणना किस तरीके से होने वाली है, क्योंकि जब तक तस्वीरें साफ नहीं हो जाती तब तक कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन दिनेश जी देखिए, अभी तक के हमने कार्यकाल देखे हैं, चाहे वो ट्रंप का हो या फिर जो बाइडेन का हो। जो बाइडेन के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको अगर याद हो तो जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे चुनाव के कुछ पहले, अमेरिका के पिछला जब चुनाव हुआ था जिसमें कि जो बाइडेन जीते थे जी, तो उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए, ट्रंप उनके साथ थे जी, और उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार जी। तो एक ऐसा राजनीतिक एक ऐसा विषय था कि जिसमें ट्रंप जीत नहीं पाए और जो बाइडेन जीत गए। तो जितनी भी अमेरिका के अंदर भारत विरोधी लॉबी थी उसने जो है जो बाइडेन को बहुत उकसाया भड़काया, लेकिन जो बाइडेन भी हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर पाए। मतलब उनका एक उनका प्रो इंडिया भी कोई ऐसा हो नहीं रहा। अभी ना टीपी साहब ने जो कहा था, त्यागी जी ने, कि वहां की नीतियां नहीं बदलती हैं, 2-4% ऊपर नीचे हो जाता है कोई प्रेसिडेंट चुनकर आता है तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस परिणाम में ट्रंप ही जीत कर आएंगे, तो पहले के मुकाबले और अब में अंतर आएगा। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की है जी, जिसका हम सामना करते आ रहे हैं, काफी समय से सामना करते आ रहे हैं जी। और दिक्कत एक ये भी है, हमारे देश के अंदर भी, भीतर भी आतंकवाद को समर्थन मिलने लगा है। ये देश की एक और भी उससे बड़ी चुनौती है जी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं
कि भारत आतंकवाद का सामना करता आ रहा है और उन्होंने इस विषय पर भारत की कई बार मदद भी की है। तो हम समझते हैं कि ट्रंप आते हैं तो उनका ये कार्यकाल भारत के लिए कई दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लेकिन अमेरिका फर्स्ट इस नीति से ट्रंप बाहर नहीं जाएंगे। अमेरिका के हित जहां पर है वो वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जैसे उनका कॉम्प्रोमाइज इजराइल से नहीं होगा। मतलब मेरा यह है कि इजराइल का समर्थन करना अमेरिका की आवश्यकता है। अमेरिका के बाजार पर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर यहूदियों का बहुत बड़ा कब्जा है। यहूदियां वहां पर डोमिनेट करते हैं और इजराइल जो है वो यहूदी देश है। तो कई दृष्टिकोण, और एक ये बात भी है कि इजराइल की और भारत की इस समय बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तो हम इस दृष्टि से भी समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के विरुद्ध नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं उनका एक सपोर्ट रहेगा। अमेरिका का ये कहना भी है कि स्टेटमेंट भी भारत के लिए मायने रख जाता है कि भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां का व्हाइट हाउस का जो प्रवक्ता है वो वही बोलता है जो अमेरिका की नीतियां होती हैं। वो ये नहीं बोलता कि ट्रंप साहब ने क्या कहा या उन्होंने क्या कहा। तो मेरा ये कि मानना है कि हम परिणाम की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि ट्रंप विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस पर भी भारत की नजर होगी, क्योंकि मोदी साहब के जो संबंध ट्रंप से बने हैं, जो अच्छे संबंध हैं, उनका भारत को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अच्छा ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और दिनेश जी, जैसा कि आपने अमेरिका फर्स्ट नीति का जिक्र किया है, टीपीएस त्यागी जी से जानेंगे कि वो अमेरिका फर्स्ट नीति को किस तरीके से देखते हैं। सर जी, अमेरिका फर्स्ट नीति में सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि डीप स्टेट हैज ऑलरेडी प्लान्स ऑफ डीस्टेबलाइजिंग इंडिया, हेंस वी हैव टू बी कॉशियस। और इसको मैंने आपको एग्जांपल दी, एक तो जोगम देश की, बांग्लादेश वाली, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो कनाडा में हुआ है, ये कनाडा और अमेरिका इतने नजदीक है कि अगर बारिश अमेरिका में हो तो कनाडा के लोग छाता निकाल लेते हैं। यानी कि कनाडा ने जो, और उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद माना कि मैंने जो पार्लियामेंट में स्टेट दिया वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं था, इंटेलिजेंस पे बेस्ड था। लेकिन उसके बावजूद जो कनाडा में हुआ, ऐसा नहीं है कि इसमें अमेरिका का टैसिट अप्रूवल ना हो, इसमें एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं हो सकती, मगर टैसिट अप्रूवल डेफिनेटली है। ऐसे ही जितने जो CAA के प्रदर्शन हो या NRC के प्रदर्शन हो, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इन सब प्रदर्शन के अंदर, या किसानों का मूवमेंट हो, इन सब के अंदर, या पन्नू को 2 नागरिकता देने का संबंध हो, आतंकियों का, इन सब में अमेरिका का टैसिट अप्रूवल है। लिहाजा वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ दिस कंट्री। हम अभी तक कॉशियस नहीं थे, और अगर हम होते भी तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अब हम एक सिचुएशन में आ गए हैं, और उस सिचुएशन के बारे में आज एक खुलासा ये करता हूँ बाकी लोगों के लिए कि हिंदुस्तान के डॉक्टर मुरलियार थे, जिन्होंने 1945 में यूनाइटेड नेशंस का चार्टर लिखने के समय ये कहा था कि ये जो वीटो पावर है ये केवल 10 साल के लिए है, वरना 10 साल के बाद सिंपल मेजोरिटी से इसे हटाया जा सकता है। और इस बात को उन्होंने क्लॉज नंबर 109 रिपीट कर रहा हूँ, उसमें लिखवा दिया था। वो आज भी है, मगर 10 साल के बाद ऐसा नहीं हुआ। अब हिंदुस्तान इस बात की कोशिश करे, हालांकि अमेरिका इस मामले में साथ दे रहा है कि भाई हमको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ऐड किया जाए, मगर मैं समझता हूँ ये प्रायोरिटी 2 होनी चाहिए। प्रायोरिटी 1 ये होनी चाहिए कि वीटो पावर इंक्लूडिंग अमेरिका शुड बी रिमूव्ड बिकॉज इट इज कवर्ड इन द UN चार्टर। मैं समझ रहा हूँ दिनेश जी इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर हम किसी भैंसे को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पूंछ पकड़ के नहीं कर सकते थे, आपको सींग पकड़ के सामने करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान को अपनी बढ़ती हुई ताकत को बताना पड़ेगा, इन इश्यूज को उठाया जाए ताकि
जो उनकी प्लानिंग है हमको डिस्टेबलाइज करने की, वो खत्म हो, नंबर 1। और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, सब उठाते हैं, हमारी राजनीति है। 40% जो चिप्स है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स है, वो अमेरिका में चाइना से आती है, और चाइना उनके लिए अच्छा खासा एक हैंडल का इस्तेमाल करता है। अब हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर चिप बनाने में हब बनने वाला है। अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि चिप बनाने की जो मशीन है उन्हें देने में चाइना इतना डिले क्यों कर रहा है। तो अमेरिका थोड़ा सा अगर हम प्रेशर दें तो वो अपनी उन कंपनीज को चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर सकता है। तो हमें हर तरफ से ये देखना है कि हम कहाँ से फायदा उठा सकते हैं, और ये वाले एटीट्यूड को कि नहीं, दया, क्षमा, करुणा, सहनशीलता, इसे त्याग देना चाहिए। ये व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा हो सकते हैं, ये राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा नहीं हो सकते। राष्ट्रीय चरित्र में सहनशीलता 0 होनी चाहिए। जो एक सॉफ्ट टारगेट वाली हमारी इमेज बनी हुई है, इट शुड बी रिमूव, डिफेंसिव के बजाय ऑफेंसिव, प्रीएम्प्टिव बने। और याद रखें कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो इतिहास दूसरा होता। यानी जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो सहनशीलता 0 होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई सहनशीलता नहीं होनी चाहिए। अपने इंटरेस्ट को देखना है। वी आर राइट fully destined to become the world power and Vishwaguru, and we must work towards this direction, whether Trump or Kamala Harris, it does not matter much. जी बिल्कुल सर, आपने अपनी बात से एक संदेश देने की भी कोशिश की है। जब बात रक्षा की हो तब सहनशीलता बिल्कुल 0 होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये संदेश बहुत अच्छा आता है। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रचार कर रहे थे उन्होंने ये बयान दिया था कि अभी तक अमेरिका अपने प्राकृतिक संसाधनों का अनुदान नहीं करता था, लेकिन अब करेगा। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? बयानबाजी तो इलेक्शन के टाइम पे चलती है, बहुत चलती है, और ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन से पहले कोई नेता कुछ बोले तो उस पर अमल भी करेंगे। ये बहुत कम मैंने देखा है ऐसा होते हुए। लेकिन अगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी जैसे कि कभी कोई गाड़ी चलाई, कभी कोई सर्विस करी, तो कोई कुछ ना कुछ वो इलेक्शन के कैंपेन में बात होती है। मगर जो हारता है इलेक्शन के टाइम में या हारने वाला होता है, वो भी बयानबाजी करेगा। वो कहेगा कि भाई चीटिंग हुई, रिगिंग हुई, ये हुआ, वो हुआ। तरह तरह की बयानबाजी अलग अलग प्रकार की होती है। तो ज्यादा बयानबाजी को सीरियसली वे नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कौन सा नेता हित में, कौन सा नेता प्रोग्रेस डेवलपमेंट में राष्ट्र को आगे ले जाएगा। जैसे कि 10 मिलियन अमेरिकन ने ऐड किए बैलेट्स, 84 मिलियन ने अर्ली कास्ट कर लिए थे। और 2 कैंडिडेट जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन कैंडिडेट जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, और वाइस प्रेसिडेंट जो कि रिलेटिवली यंग हैं, जो कि तकरीबन 60 साल की हो जाएंगी अभी, और डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 78 के हैं। तो देखिए उम्र का मे बी उस पर रेजिडुअल सर्विस कितनी होगी। जो बाइडेन की उम्र हो गई थी तो कह रहे थे कि भाई ये इनके जहाज में भी चला नहीं जाता, ये ट्रिप हो जाते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता जाहिर सी बात है कि थोड़ा उम्र के साथ भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पुख्ता है, काफी अच्छी है। तो ये दोस्ती अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि दोस्ती के हित पे ही अपने पॉलिसीज या अपने कुछ नहीं लगेंगे। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर, जैसे मैं बताया, सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा हिंदुस्तान के लिए और मोदी साहब के लिए। तो अभी क्योंकि बहुत ही ज्यादा नेल बाइटिंग, रोमांचक पूरी दुनिया की नजरें यहाँ पे टिकी हुई हैं। बल्कि अगर मैं थोड़ा एक सीरियस माहौल से थोड़ा मजाहिया माहौल में अगर मैं आपकी इजाजत हो 30 सेकंड के लिए कन्वर्ट करूं, तो मैं ये कहूंगा कि मैं एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी आया था कि भाई ये कहा था कि अमेरिका, एक गायनोकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने भेजा था कि अमेरिका अभी लेबर में है, अभी कुछ देर में मालूम पड़ जाएगा कि मेल है या फीमेल है, इस तरीके से। तो अभी क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, तो ये अहम भूमिका केवल अमेरिका के लिए ही नहीं, दुनिया भर में ये निर्णय होगा कि आखिर से वॉर हो गया जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, जो रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही है, जो तनाव दुनिया में बना हुआ है, तो कई सारे निर्णय, कई सारे फॉरेन पॉलिसीज इस पे सेट होंगी कि भाई कौन यहाँ पर आएगा, रिपब्लिकन कैंडिडेट या फिर कमला हैरिस। तो ये, मगर जो भी हो,
हिंदुस्तान के लिए कम से कम, क्योंकि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की मैं दाग देता हूं, हमारी अव्वल दर्जे की फॉरेन पॉलिसी है। हमने ऐसा बना के रखा हुआ है हर एक राष्ट्र से, चाहे रूस हो, हमें रूस तो हमारा 75 साल से अच्छा दोस्त है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे लेबनान हो, चाहे कहीं पे भी हो, केवल वाहिद चीन और पाकिस्तान को छोड़ के, जो कि बदमाश मुल्क उनको मैं बोलता हूं, बाकी हर एक से हमारी अमेरिका से तो बड़ी अच्छी बनती है। तो इसको मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के लिए चाहे कोई भी आए अल्टीमेटली, एंड अभी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं फिलहाल, तो क्या पता अगर कमला हैरिस आगे आ जाती है और हम यहाँ पे चेयरिंग करने लगे केवल डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और आती है कमला हैरिस, तो बोलेंगे अच्छा बच्चों हमारे लिए चेयरिंग नहीं करी, है ना, ऐसा अक्सर होता है। तो हमको इस टाइम पे बहुत ही न्यूट्रल चाहिए, और अभी देखना चाहिए कि अभी कौन एक्चुअली सत्ता में आएगा और कौन अमेरिका के लिए ही नहीं, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, ग्लोबल पावर है, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, कौन दुनिया की बेहतरी के लिए यहाँ पे काम करेगा। जी बिल्कुल देखना होगा दुनिया के लिए कौन काम करेगा, किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। टीपीएस त्यागी जी का एक्सप्रेशन आया था जब मैंने आपसे इस पर सवाल पूछा था। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कुछ कहना चाहेंगे टीपीएस त्यागी जी आप? सर जी, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। मैं मानता हूँ जैसे जैसे क्षमता कम हो जाती है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती जाती है। अब यहाँ एक फर्क है, निर्णय तो कोई भी ले सकता है, लेकिन सही निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उम्र के साथ बढ़ती है। यही रीजन है कि हमारे डेमोक्रेसी में एक लोकसभा भी होती है तो एक राज्यसभा भी होती है, और राज्यसभा से ये उम्मीद की जाती है कि वो बड़ी उम्र में सही निर्णय लेंगे। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को इस इशू के ऊपर हाशिए से बाहर करना कि उनकी उम्र ज्यादा है, सर मेरी भी 79 इयर्स की उम्र है, तो मुझे उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैं इतना पहले से भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अमेरिका के साथ हम जो दोस्ती रख रहे हैं और जो खुश हो रहे हैं कि हमारा उनके साथ क्वेड में रिश्ता है, हमारा उनके साथ I2U2 में रिश्ता है, उन्होंने हमको तेजस के लिए इंजन देने के लिए कहा है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वही अमेरिका है जो चाबहार में जब हमको 10 साल के लिए उन्होंने मैनेजमेंट का अधिकार दिया तो अमेरिका ने कहा कि ईरान के साथ जो भी काम करेगा हम उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। जब हमने बात की कि हमको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ में काम करने दिया जाए तो उन्होंने अड़ंगे लगाए। यानी कि अमेरिका आपको एक इस तरह से देखता है, किसी भी दूसरे देश को अलावा रूस और चाइना को छोड़ के इस तरकीब से देखता है कि तुमको मैं कुछ टुकड़े देता रहूंगा, साथ लगे रहो, लेकिन एक लेवल से ऊपर मत उठो। अगर हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है तो हमें करेक्ट टाइम, यानी कि देश काल पात्र के हिसाब से करेक्ट टाइम का इस्तेमाल करना है, जब आके हमें अपनी चौधराहट को स्थापित करना है। अमेरिका की कमजोरियां बहुत हो चुकी हैं। पुराने टाइम में जो उसने वियतनाम में किया, जो उसने अफगानिस्तान में किया, जो उसने इथियोपिया में किया, जो उसकी कमजोरियां सामने आई, लिहाजा अब हमें एक्सप्लॉइट करके ये जो सुपर पावर वर्ड, ये सुपर पावर के नाम से ही हमको तकलीफ होती है। व्हाट इज सुपर पावर? ये मोनोपोलर वर्ड ये खत्म होना चाहिए जी। जैसे हमारा आज मल्टी अलाइनमेंट है, हम उसमें यकीन करते हैं, हम किसी को सुपर पावर क्यों माने, किसको ज्यादा माने? हथियार ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कलम और ज्ञान ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हो सकता है कि टर्की शौर्य के मामले में आगे हो सकता है कि चाइना व्यापार के मामले में आगे हो, लेकिन ज्ञान के मामले में तो हिंदुस्तान का कोई समानांतर है ही नहीं। लेकिन हम अपनी पोजीशन को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? हम केवल इसलिए लगे रहे कि ये अच्छा है वो बुरा है। नहीं, सब कुछ देख लिया, समय आ गया, बहुत इंतजार कर लिया, अब समय आ गया, हिंदुस्तान बदल रहा है। अब हमें अमेरिका के साथ इशू बेस्ड हमें अमेरिका के साथ अब ब्लैंकेट दोस्ती नहीं, इशू बेस्ड दोस्ती करनी चाहिए। जहाँ आवश्यकता है वहाँ दोस्ती करें, ये नहीं कि हमेशा से आप हमारे दोस्त रहेंगे। दोस्ती अगर
की जाती है तो वहां की जाती है जहां टेस्टेड हो। क्या अमेरिका के साथ में ये कह सकते हैं कि टेस्टेड है? यही अमेरिका है जो 1971 में 7th फ्लीट लेके आ गया था कि मैं पाकिस्तान का सपोर्ट करूंगा। तो ये मौसम की तरह से बदलने वाले, अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखने वाले, हम क्यों ना रखें अपने इंटरेस्ट को ऊपर? तो सर मोहम्मद अली शाह जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। लेकिन मोहम्मद अली फिर शाह भी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी आप सुन लीजिए सर। जी, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कर्नल टीपी त्यागी साहब ने जो जी। भी बोला है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और दूसरी बात है कि मैंने ये नहीं कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मेरा मतलब ये था कि वो थोड़े ज़ईफ हो गए हैं। मेरा मतलब ये था कि कमला हैरिस थोड़ी मेरा मतलब ये था। हालांकि मैं बिल्कुल मानता हूँ जैसी उम्र बढ़ती है तो तजुर्बा भी बढ़ता है और विजडम भी बढ़ती है और सूझबूझ भी ज्यादा आती है। बिल्कुल जैसे कि कर्नल टीपी त्यागी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे इलस्ट्रियस बहुत ही बहादुर सीनियर हैं, पूरी इंडियन आर्मी इनको सलाम करती है। बिल्कुल इसमें मैं सर की बात से 100% सहमत हूँ। बिल्कुल मेरे को ये कहना था माधुरी जी। जी बिल्कुल जी, टीपीएस त्यागी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, मैं सबका आदर करता जी हूँ। ठीक है। तो भाई- दिनेश जी, क्योंकि मेरा सवाल आपसे है, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप सरकार, इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, मतगणना चल रही है और इसी से संबंधित मेरा सवाल है, प्रवासियों की बात की जाए जो अमेरिका में रह रहे हैं, भारतीय मूल के नागरिक जो रह रहे हैं, उनका कितना महत्वपूर्ण रोल रहा इस चुनाव में और किसकी तरफ झुकाव ज्यादा देखा गया? नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है उनका। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जी। इस पूरे परिदृश्य में हमने एक बात को समझा है कि राजनीति और नीति शक्तिशाली की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है जी। वही नीति होती है और वही धर्म बन जाती है। हमें इसको अपने देश के लोगों के बारे में, जो अप्रवासी भारतीय वहां पर मौजूद हैं, उनके हितों से लेकर और हमें यहाँ के राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी विचार करना होगा। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी जी की दोस्ती हुई थी, उस समय मोदी जी 300 सीटों के पार थे। उनको 300 सीटों के ऊपर का बहुमत था, जिस शक्ति को डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया था। अमेरिका ने माना कि भारत में इससे अच्छा अवसर कोई नहीं है क्योंकि वहां पर स्थिर सरकार है। जी। इसलिए उनकी जो नीति थी ट्रंप साहब की, वो प्रो इंडिया थी, काफी वो प्रो होकर बोलते थे। आज स्थिति बदली हुई है। आज देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, वो बैसाखी की सरकार है। और दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ है कि हमारे यहाँ के ही जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो कोई भी हो, वो दूसरे देशों में जाकर भारत की आलोचना ही करने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम भारत फर्स्ट, जैसे अमेरिका फर्स्ट बोलता है ना अपने को, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भारत फर्स्ट, हमारे मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरे की धरती पर जाएं तो अपने देश की आलोचना न करें। ये मतभेद सुलझाए जाते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत कर आते हैं तो उनकी दृष्टि में यह बात भी होगी कि इस समय भारत में एक कमजोर सरकार है। उसको बड़े निर्णय लेने के लिए अपनी दो बैसाखियों की तरफ देखना होगा। अब भारत को आवश्यकता यह है कि उसको कड़े फैसले लेने हैं। जैसे त्यागी साहब ने कहा, आपके बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जुड़े हों, चाहे नागरिकता का विषय हो, चाहे वो आपका यूजीसी, जो भी इस तरह के विषय हो, इन विषयों पर अमेरिका का दृष्टिकोण अब क्या होगा, हमें ये देखना होगा। क्योंकि हमारे पास यानी करंट समय में भारत सरकार एक बैसाखी पर खड़ी है, कमजोर सरकार है और वो एक से एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर जूझ रही है। सबसे बड़ा आतंकवाद का मोर्चा, विघटन का मोर्चा। तो हमें ये देखना होगा कि जो सरकार चुनकर आ रही है, क्या वो हमारे उस स्थिति में जब हमारे पास 300 का एक बहुमत था, जो हमारी ताकत थी, उसको भी स्वीकार करके उसी के हिसाब से चलेगी, या अब वो ये सोचकर चलेगी कि खेल खत्म हो चुका है, भारत में 240 सीटें हैं, क्या बचा है, दबाव में लेने की कोशिश करो। और अमेरिका की हमेशा नीति रही है, वो दबाव में लेकर राजनीति करता है। वो आपको इसलिए नहीं पसंद करता कि आप बहुत बड़े मुल्क हैं, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बल्कि वो आपकी शक्ति को देखकर ही चलेगा। हमारे सामने एक चुनौती है,
हमें ये देखना होगा कि जो राष्ट्रपति चुनकर आ रहे हैं, चाहे हैरिस आए चाहे कोई आए, वो मौजूदा समय में जब भारत एक राजनीतिक रूप से कमजोर की स्थिति में है, जी उसका रोल क्या होगा। बिल्कुल सर, देखना होगा किसके सर पर अमेरिका का ताज बैठने वाला है, सजने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है, कौन जीत हासिल करता है, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले समय में ही तस्वीरें साफ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।